गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। नवंबर 1873, अब्राहम लिंकन, गेटिसबर्ग एड्रेस। अमेरिका में दास्ता ख़त्म करने के बाद जो युद्ध ख़त्म हुआ, जिस पर सेंट्रल फोर्सेस ने विजय पाई, उसके बाद एक 272 वर्ड्स की स्पीच है दोस्तों, जिसको गेटिसबर्ग एड्रेस के नाम से बहुत फेमस स्पीचेज में ये 272 वर्ड्स की एक स्पीच आती है, गेटिसबर्ग एड्रेस। और उसी एड्रेस के पार्ट में अब्राहम लिंकन साहब ने ये टर्म यूज किया है कि ऐसी गवर्नमेंट जो लोग खुद बनाएं, अपने लिए बनाएं, अपने द्वारा बनाएं और अपने लिए ही संचालित करें। मतलब व्हाट इज कंसेप्चुअली लोगों की गवर्नमेंट है ये, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, ओवरलैपिंगली हम लोग बहुत सी चीज़ें इसके टर्म यूज करते हैं। मतलब ये जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है, मतलब डेमोज एंड कैरेटोज जो वर्ड यूज होते हैं, लोगों की पावर, लोगों की स्ट्रेंथ, दैट्स व्हाट द अंडरलाइंग कंसेप्ट है जो डेमोक्रेसी का, वो है। बट क्या ये हमेशा ऐसा ही था? जो रूलिंग सिस्टम है क्या हमेशा ही डेमोक्रेटिक पार्ट हुआ करता था? इफ वी स्टार्ट विद ट्राइबल्स वगैरह के बाद जब सेटलिंग का काम शुरू हो गया, तो कंसेप्ट क्या होता? किंग्स डिवाइन राइट। जो राजा है, राजा को अलमाइटी ने, ऊपर वाले ने, भगवान ने हमके लिए अपॉइंट किया है, भेजा है। एंड राजा का जो वर्ड है डिवाइन वर्ड है, मतलब अलमाइटी का वर्ड है, तो उसकी आज्ञा को मानना मीन्स भगवान की आज्ञा को मानना। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ किंग्स डिवाइन राइट। यहाँ से शुरू होते हैं कि मीन्स राजा की जो भी वाणी है वो दिव्य वाणी है, उसके द्वारा जो भी हुक्म है वो दिव्य हुक्म है, और जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसको ओबे करना, पालन करना, ओबीडियंट होना, नतमस्तक होना, मीन्स दैट इज व्हाट। सो देयर इज नो अदर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस देन द किंग्स डिवाइन राइट। धीरे धीरे और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए हैं, टर्नेटिक हैं, ऑटोक्रेटिक हैं, ढेर सारे हैं। बट जो एवोल्यूशन में लोगों की सहभागिता अगर हम सबसे पहले देखते हैं, तो जो ग्रीक और एथेंस में इसका पार्ट निकल के आता है, सबसे पहले वहाँ से निकल के आता है। तो बिना एथेंस एंड ग्रीक का डिस्कशन किए कोई भी डेमोक्रेसी का जो डिस्कशन है वो अधूरा डिस्कशन होगा, पूर्णतः नहीं होगा। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो एथेंस के जो बड़े स्कॉलर्स रहे उस टाइम के, सोक्रेटिस, सुकरात एंड प्लेटो, एंड इन्हों के बड़े वीहेमेंटली क्लियर व्यूज थे कि डेमोक्रेसी कैसे किसी देश के लिए उतनी सूटेबल नहीं है जितनी होना चाहिए। तो जो सोक्रेटिस का व्यू था कि अगर हम से समुद्र की यात्रा कर रहे हैं तो आप किसके जहाज में चलना चाहेंगे? द पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन सी फेयर्स, मीन्स जिसको समुद्र की जानकारी हो, समुद्र के जहाज चलाने की जानकारी हो, नाव चलाने की जानकारी हो, नेविगेशन की जानकारी हो। क्या हम किसी भी जहाज में बैठ जाएंगे? नहीं ना दोस्तों। तो वही सोक्रेटिस का कंसेप्ट था कि जो इलेक्शन की प्रोसेस है उसमें कोई भी इंसान चुन के आएगा तो वो कैपेबिलिटी होगा क्या गवर्नेंस का, देश को चलाने का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सिटीज़ को मैनेज करने का, राज्य को मैनेज करने का, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी स्किलफुल जॉब। एंड समटाइम्स क्या होता है कि जो पॉपुलर ओपिनियन होता है, सोक्रेटिस का हमेशा मानना था कि अगर ऐसे दो इंसान आते हैं, वन इज सर्जन डॉक्टर एंड अनदर इज स्वीट ओनर, स्वीट्स ऑफ ओनर। एग्जाम्पल के साथ में सोक्रेटिस साहब इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। एंड सपोज करो ये दोनों लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, स्वीट्स ऑफ ओनर क्या बोलेगा? इस डॉक्टर ने आपके लिए बहुत तकलीफ दी, आपको ऑपरेट किया, आपको चीरा लगाया, आपको दवाई दी, आपको कड़वी दवाई दी, आपको मतलब ढेर सारी चीज़ें आपके खिलाफ की है इसने। एंड स्वीट्स ऑफ ओनर के जो भी स्टेटमेंट है वो सर्जन क्या अफेक्टिवली काउंटर कर पाएगा? नहीं दोस्तों, नहीं कर पाएगा। एंड इसी टर्म को यूज करते हैं वो करिस्मेटिक मैनिपुलेटर, कि हमारे जो संस्था है, इलेक्शन का जो प्रोसेस है, लोगों की जो गवर्नेंस है, बहुत सारे स्वीट ऑफ ओनर्स आ जाएंगे जो डॉक्टर्स को नहीं आने देंगे, और वो समाज के लिए हितकारी नहीं होगा। अगर आपको डेमोक्रेटिक सिस्टम लेके आना ही है तो जो सिलेक्शन की प्रोसेस है, जो वोटिंग की प्रोसेस है, उसके लिए
कैपेबिलिटीज डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड दोस्तों, दुर्भाग्य की बात है, जैसा सोक्रेटिस ने सोचा उनकी लाइफ के खुद के साथ में हुआ। सोक्रेटिस के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये देश के युवाओं के माइंड को दूषित कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। 500 लोगों की जूरी अपॉइंट की गई दोस्तों, एंड बाय थिन नैरो मार्जिन सोक्रेटिस को मृत्युदंड दिया गया। जो जहर होता है हेमलॉक को प्याला दिया गया पीने के लिए, और उनसे बोला गया कि आप माफ़ी मांगें तो आपको छोड़ दिया जाएगा, आपकी जान बख्श दी जाएगी। एंड हंसते हंसते हेमलॉक का प्याला सोक्रेटिस ने पिया, अपने सिद्धांतों पर अटक रहे और अपनी जान दी। तो जो सोक्रेटिक व्यूज थे ऑन डेमोक्रेसी दोस्तों, टोटली अनफाउंडेड नहीं थे। लोगों का पॉपुलर ओपिनियन होना एक अलग बात होती है, सही ओपिनियन होना एक अलग बात होती है। इंडिया में भी आप देखेंगे जूरी सिस्टम आप बंद कर दिया है। मुंबई का एक बहुत फेमस रुस्तम जी का जो इंडियन नेवल अफसर था, उसका ट्रायल हुआ था, हमने सबने देखा, एटलीस्ट मूवी में तो देखा ही हुआ जिन लोगों ने मूवी देखी है, कैसे पॉपुलर ओपिनियन को बेंड किया जाता है, कर्व किया जाता है, इन्फ्लुएंस किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। एंड दोस्तों, ऐसे ही मैनिपुलेशन के द्वारा जब इलेक्शंस की प्रोसेस होती है तो बहुत सही लोगों की इच्छा परिणित करेगी ऐसी बिल्कुल ज़रूरी नहीं। एंड ऐसा ही कुछ ओपिनियन प्लेटो का भी था। प्लेटो बोलता है कि जब हम अपने शूज सही कराते हैं, प्लम्बर के पास जाते हैं, दूसरे लोगों के पास जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं? कॉम्पिटेंस देखते हैं। बट ये मान लेना कि जिसको वोटिंग का प्रोसेस आता है वो एक अच्छा रूलर होगा, अच्छा गवर्नर होगा, गवर्नेंस उसको आती है, बेसिकली फ्लॉड सिस्टम है, फ्लॉड अजम्पशन है, ऐसा प्लेटो का मानना था। एंड दोस्तों, क्या हम प्लेटो की इस बात से टोटली असहमत हो सकते हैं? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि जब हमको बीमारी होती है, सर्जन के पास जाना होता है, तो बेस्ट कॉम्पिटेंट डॉक्टर हम ढूंढते हैं। अपने बच्चे को पढ़ाना है तो बेस्ट टीचर ढूंढते हैं। अपने घर में काम करना है तो अच्छा प्लम्बर ढूंढ के लेके आते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू वोटिंग, डू वी रियली पुट दैट मच एफर्ट टू फाइंड आउट कि हमारे लिए कौन सही है, हमारे समाज के लिए कौन सही है, हमारे देश के लिए कौन सही है? डू वी रियली पुट सो मच ऑफ द एफर्ट्स? दूसरा और जो प्लेटो का बहुत बड़ा डाउट था कि धीरे धीरे क्या होगा कि जो आदर्श है डाइल्यूट होता है। हमने देखा है आदर्श बात डाइल्यूट हो जाता है। जो साउथ अफ्रीका में इतने स्ट्रगल के बाद जो सत्ता मिली थी, नेल्सन मंडेला के जाते हुए कितने करप्शन के चार्जेस आए, सभी मतलब किसी ने देखा। और हमारे देश में भी आप देख सकते हैं, इतने जो लोग सत्ता में रहे हैं, सत्ता के द्वारा कितना पैसा कमाया है, आप सबको पता है। तो धीरे धीरे जैसे आदर्श काम होते जाते हैं हमारे, होता क्या है कि हम ए वाइसेस में पड़ जाते हैं। इसलिए प्लेटो ने क्या बोला कि जो लोग पब्लिक लाइफ में हैं, आना चाहते हैं, उनको कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहिए और कोई भी संपत्ति अदर देन व्हाट इज फिक्स उससे ज़्यादा नहीं ओन करनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि हर एक इंसान को उतना ही मौलिक अधिकार होने चाहिए सिस्टम आने के लिए कि एक वेल्दी बिजनेसमैन, पढ़ा लिखा परिवार और एक गरीब परिवार का लड़का। आज की डेट में जो सिस्टम है हमारे पास, क्या वाकई सबके लिए इक्वलिटी है, समान अवसर पैदा होता है? नहीं होता दोस्तों। ये प्लेटो को उस टाइम में था। प्लेटो का भी विजन था डिवीजन ऑफ द लेबर, मीन्स जिसको जो काम अच्छे से आता उसने वो काम अच्छे से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी के योग्य है। एंड द सेम system Plato wanted for democracy also. The people who are competent enough, who have shown abilities and competence in governance, लोअर लेवल से अपर लेवल पर जाने का जो कंसेप्ट है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं सीधा अपर पोजीशन पर लाके पैरा ड्रॉप कर दिया गया। तो अगर डेमोक्रेसी का सिस्टम देखेंगे, व्हाट सोक्रेटिस एंड प्लेटो वर ट्राइंग टू से कि अगर डेमोक्रेसी का पूरा सिस्टम सफल होना है तो जो लोग डेमोक्रेसी में भाग ले रहे हैं, सहभाग ले रहे हैं, उनका सिस्टम, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी कॉम्पिटेंस डेवलप करना उतना ही जरूरी है। अदरवाइज डेमोक्रेसी जस्ट एक इलेक्शन का प्रोसेस देखेगा, ट्रू डेमोक्रेसी नहीं आएगी। मूविंग फॉरवर्ड दोस्तों, कि डेमोक्रेसी वाकई इलेक्शन की प्रोसेस डेमोक्रेसी है, क्या क्या है? तो ये बीडेम स्वीडन की बड़ी फेमस संस्था है दोस्तों, जो डेमोक्रेसी के ऊपर रिसर्च करती है। इन्होंने काफ़ी ग्रेडेड तरीके से डेमोक्रेसी की कोशिश करी है बताने की। सबसे पहले बोलते हैं इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, मीन्स इलेक्शन हुए, कोई जीता कोई हारा, एक गवर्नमेंट बनी, एंड दैट इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन हैपेंस। मीन्स दैट इज द सिंपल बेसिक फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस वेयर इलेक्शंस आर हैपनिंग। बट इसके जो डेमोक्रेसी के दूसरे जो फॉर्म हैं, दे may or may not be available in this. So the first form of democracy which comes in here is electoral democracy.
उसके बाद लिबरल डेमोक्रेसी का दोस्तों आता है। लिबरल डेमोक्रेसी में जहाँ लोगों को बोलने की आज़ादी है, मीडिया को बोलने की आज़ादी है, लोगों को लिखने की आज़ादी है, सोचने की आज़ादी है, अपने हिसाब से खाने की पीने की आज़ादी है, दैट इज सॉर्ट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। देन द नेक्स्ट स्टेप्स कम्स इज डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का दोस्तों आता है। डेलिबरेशंस जो आपके होते हैं वो पार्ट रहता है इसका, एंड फर्दर टू दिस पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, लास्टली द एजिलिटेरियन डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आता है। ये दोस्तों जो बीडीएम संस्था बड़ी फेमस संस्था है, एंड कुछ समय पहले इसी बीडीएम ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें भारत के बारे में जो डेमोक्रेसी का जो लिखा गया था। हम दोस्तों मैं लिटरली बीडीएम की बात कर रहा हूँ, इसमें मेरे अपने ओपिनियन नहीं है। सो यू मे एग्री, यू मे नॉट एग्री, बट ये जो बीडीएम बोलती है कि इंडिया अभी जो पार्ट है वो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का पार्ट है, मीन्स चुनी हुई तानाशाही। दैट्स व्हाट द बीडीएम रिपोर्ट सेज। एंड क्यों बोला जाता है? उनका कहना है कि जो बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी है, जो मानहानि हानि के मामले हैं, सेडिशन लॉ का इंडिस्क्रिमिनेट यूसेज है, ये सब चीज़ों के ऊपर उनका कहना है कि ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का पार्ट है। एंड पूरी रिपोर्ट में जो बोलते हैं कि वर्ल्ड की 68% पॉपुलेशन इसी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में रह रही है, ओनली 4% पॉपुलेशन है जो एजिलिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में है। एंड दोस्तों दुर्भाग्य की बात है कि हमको नेपाल और बांग्लादेश से भी नीचे रखा गया, ऑलमोस्ट इक्वल टू पाकिस्तान रखा गया है, जहाँ पर मिलिट्री की सत्ता आती है। तो बीडीएम की रिपोर्ट से हम सहमत नहीं हो सकते हैं, बट कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो हमको इनवर्ड देखने की ज़रूरत है। वी मे लाइक और वी मे नॉट लाइक, बट इनवर्ड देखने की, आत्म मंथन करने की ज़रूरत है, सोल सर्चिंग करने की हमको ज़रूरत है। अभी इंडियन डेमोक्रेसी की बात करते हैं दोस्तों। जब हम स्वतंत्रता के बाद में जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान बनाया, हमने कोशिश की कि वर्ल्ड के बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनसे लिया जाए। तो एक जो पार्ट है वो आता है ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन आता है, और दूसरा है ऑन एक्सट्रीम यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस का संविधान है। और इसके अलावा हमने बहुत सारे संविधानों का सहारा लिया है, एंड सबके जो बेस्ट प्रोविजंस हैं वो हमने लाने की कोशिश की है। इंडियन डेमोक्रेसी में क्या किया, ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसका हमने कंसेप्ट पकड़ा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मीन्स जिसमें सांसद चुन के आएंगे, सांसद एक प्रधानमंत्री बनाएगा, एक अपर हाउस होगा, एक लोअर हाउस होगा, दैट इज द कंसेप्ट। बट हमने ब्रिटेन से क्या नहीं लिया, ब्रिटेन से हमने जो संसद की सर्वोच्चता का कंसेप्ट है वो नहीं लिया। दोस्तों ब्रिटेन में कुछ भी संसद के पास पूरे हक हैं कि वो कुछ भी कर सकती है, मतलब कुछ भी रूल को बना सकती है, किसी भी लॉ को बना सकती है, उलट का पलट कर सकती है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ ब्रिटेन। तो क्या नहीं है ब्रिटेन की डेमोक्रेसी में? ब्रिटेन की डेमोक्रेसी में चेक एंड बैलेंसेज नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, लोगों की जो सहभागिता है उसके ऊपर ध्यान न देके पार्लियामेंट सुप्रीमेसी के ऊपर ध्यान दिया गया। दूसरे एंड पर जो वर्ड और टर्म यूज करते हैं अमेरिकन संविधान वाले, जेफरसन और मेडिसन, इन्होंने कहीं दोस्तों डेमोक्रेसी का वर्ड नहीं यूज किया, रिपब्लिक का यूज किया। मीन्स जहाँ पर पूरी सत्ता लोगों के हाथ में होगी, जहाँ पर पार्लियामेंट सर्वोच्च नहीं होगा। क्या सर्वोच्च होगा? संविधान सर्वोच्च होगा, संविधान के प्रोविजन सर्वोच्च हो गए। अपने यहाँ भी हमने देखा है, तो हमने बैलेंस का रास्ता पकड़ा है। इवन तो हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ली, बट हमने सेपरेशन ऑफ पावर लिया, पार्लियामेंट की सर्वोच्चता को नहीं माना हमने। और इसी बेसिक स्ट्रक्चर जो आता है, आधारभूत ढांचा संविधान का, जिसके ऊपर आज सबसे ज़्यादा बहस हो रही है दोस्तों, उसने पूरी डेमोक्रेसी को बचा के रखा हुआ है। आप 545 और पूरी राज्यसभा के मेंबर मिलकर भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी लॉ पास करते हैं दोस्तों, अगर वो असंवैधानिक है तो नहीं चलेगा, संविधान के प्रोविजन चलेंगे। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उन्होंने बोला भाई ये असंवैधानिक है, संविधान के प्रोविजन के हिसाब से नहीं है। अगर ये केस ब्रिटेन में होता तो सब कोई भी जुडिशरी इसको पलट नहीं पाती। हमने ये अपने पास प्रोविजन रखा कि सेपरेशन ऑफ पावर होएगा एंड संविधान की सर्वोच्चता होगी, पार्लियामेंट की सर्वोच्चता नहीं होगी। दैट्स व्हाट द सिस्टम वी हैव केप्ट। एंड दोस्तों इसी में हमने फंडामेंटल राइट्स का भी कंसेप्ट अपने लिए रखा हुआ है कि सरकार के खिलाफ अगर कहीं भी आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सरकार के खिलाफ जा सकते हैं। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, 226 में हाई कोर्ट में जा सकते हैं। कोई भी सरकार
आपके संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है। लेट इट बी। तो दोस्तों, इंडियन डेमोक्रेसी वन ऑफ द ब्यूटीफुल लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, लेकिन इसके बारे में लोगों की शंकाएं रही हैं। 1960 में ऑल्डस हक्सले एक बहुत बड़े राइटर हैं जिन्हें लिखी एक फेमस बुक ब्रेव द न्यू वर्ल्ड। उनका अपना मानना था कि इंडियन डेमोक्रेसी जब तक पंडित नेहरू है तब तक चलेगी, उसके बाद या तो मिलिट्री आएगी या तख्ता पलट होगा, कुछ भी होगा। एंड दोस्तों, उसकी रीज़न है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में ये माना जाता है कि लोगों की इनकम अच्छे होना चाहिए। अगर लोग भूखे मरेंगे तो डेमोक्रेसी में यकीन नहीं रहेगा। हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, बट स्टिल वी हैव ब्रेव द वर्ल्ड। हमने उनको झूठा ठहराया है। दूसरा उनका एक कंसर्न था कि इतनी डाइवर्सिटी होने के वजह से इंडियन सिस्टम कलेप्स कर जाएगा, इंडियन डेमोक्रेसी कलेप्स कर जाएगी। हमने मल्टीपल आइडेंटिटी को एम्ब्रेस करने का रास्ता ढूंढा। अगर मेरी एथनिक एंड रिलीजियस आइडेंटिटी है, मेरी नेशनल आइडेंटिटी भी है, एंड एक आइडेंटिटी दूसरे ऐसे नहीं करती है, दैट्स हाउ वी हैव लर्न टू लिव विद दैट। एंड ये हमने बताया कि हम अलग अलग आइडेंटिटीज़ को लेके जी सकते हैं, रह सकते हैं, एंड स्टिल डेमोक्रेसी फ्लोरिश करेगी। दोस्तों, इफ यू सी बाय एंड लार्ज डेमोक्रेसी इज फ्लोरिशिंग, द कंसर्न विच आई हैव माई पर्सनल व्यू, जो मनी पावर का, मसल पावर का यूसेज है जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में या डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसको स्लोली इरेडिकेट करना चाहिए। बहुत सी रिपोर्ट्स आती हैं, जो रिपोर्ट पब्लिश होती हैं, कि जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा मान्य अमाउंट होता है उससे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। एंड दोस्तों, होता क्या है, इससे कैपेबल लोग हमारे पास नहीं आ पाते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप सिस्टम में नहीं आ पाएंगे, तो जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो महरूम हो जाते हैं। और हमारे समाज में अगर वो ऐसे लोग नहीं आ पाएंगे जो कैपेबल हैं, सर्व करने के कैपेबल हैं, तो डेमोक्रेसी फ्लोरिशिंग का, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी का, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब नहीं रह जाता दोस्तों। तो अभी नियर फ्यूचर में इलेक्शंस आने वाले हैं दोस्तों। जो हमारा राइट है, वोटिंग का राइट है, बदलाव का राइट है, पार्टिसिपेशन का राइट है, थिंकिंग राइट है, इसको ऐसे नहीं जाने दें। अगर हमारा इलेक्शन का तरीका, हमारा वोटिंग का तरीका अच्छा नहीं है तो हम बेटर कैंडिडेट, बेटर गवर्नेंस नहीं एक्सपेक्ट कर पाएंगे। सो वॉट एवर, जस्ट व्हेन यू गो टू वोट, थिंक डीपली, थिंक रेशनली कि व्हाट यू नीड फ्रॉम योर गवर्नमेंट, what accountability you need from government, and who will be the right candidate, who will be the right party, which will be the right party to govern, that should always be in the mind. And we should not be emotive, we should not be illogical, we should not be carried away, भीड़ तंत्र का पार्ट न होके गणतंत्र, लोकतंत्र का पार्ट बने हैं। Let this democracy flourish, let us prove the world we are not the only the largest democracy in the world, we are the best democracy in the world. With this I'll take your leave. Stay blessed and join. Thank you.